कानपुर में लॉकर बंद और जेवर गायब। अभी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लॉकर से गायब जेवर की गुत्थी सुलझी नहीं। इस बीच एक और बैंक के लॉकर से जेवर गायब होने की खबर सामने आ गई। फीलखाना इलाके के फूलबाग में बैंक ऑफ इंडिया के लॉकर से जेवर गायब हो चुके हैं। बैंक ऑफ इंडिया के लॉकर से 40 लाख के जेवर गायब हो चुके हैं। पीड़ित की शिकायत पर फीलखाना पुलिस ने शिकायत दर्ज कर फूलबाग ब्रांच मैनेजर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। तो लगातार अलग अलग बैंकों से ये घटनाएं सामने आ रही है। अभी जो खबर सामने आई थी उसके बाद अब बैंक ऑफ इंडिया के लॉकर से भी जेवर गायब हो गए हैं। पहले सेंट्रल बैंक की हमने बात की, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से भी इसी तरह की खबर आई थी। और अब ऐसे में सवाल ये है कि अगर जिन लोगों ने अपने जेवर बैंक में रखवाए हैं उनके जेवर इस तरह से गायब हो जाते हैं तो जिम्मेदार कौन होगा, जिम्मेदारी कौन लेगा, क्योंकि बैंक सीधे सीधे पल्ला झाड़ रहे हैं। कानपुर से अमित गंजू इस पर ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ गए हैं। अमित, वाकई एक बड़ी चिंता का ये विषय है कि अगर बैंक में रखवाए हुए जेवर गायब हो जाएं, अब कौन जिम्मेदारी लेगा, कौन जवाब देगा इस बात का? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 14 मार्च से लेके 6 तारीख तक जहां एक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के 9 लॉकरों से 3 करोड़ से ज्यादा के जेवरात गायब होने की बात सामने आई। कई लोगों ने इसमें एफआईआर भी लिखाई। हालांकि डीसीपी पूर्वी ने इसमें एसआईटी का गठन किया और परसों से अपनी रिपोर्ट भी सबमिट करनी है। अभी ये सब चर्चाएं चली रही थी। कल अचानक बैंक ऑफ इंडिया, इसी थाना क्षेत्र के बैंक ऑफ इंडिया से एक बार फिर से एक लॉकर धारक के लॉकर से 45 लाख के जेवरात गायब हैं। उस महिला का कहना है कि कोरोना काल में मैं बैंक की तरफ नहीं आई, थोड़ा अस्वस्थ होने की वजह से, मगर जिस प्रकार से बैंकों के इस बैंक के लॉकर से पैसे निकलने और जेवरात निकलने की बात आई तो मन में घबराहट हुई और सोचा लॉकर चेक करें। जैसे ही लॉकर चेक करने पहुंची उसने अपनी चाबी लगाई, ताला अपने आप टच करने से ही ताला खुल गया, उसका पेच गिरता दिखा, उसके होश उस वक्त उड़ गए जब अंदर कुछ भी नहीं था। उसके बाद से देर रात तक यहाँ हंगामा होता रहा, जिसके बाद से आप देख सकते हैं कि पुलिस के जवान यहाँ मुस्तैद किए गए। क्योंकि देखिए, पुलिस का इससे कंसर्न इसलिए नहीं क्योंकि बैंक की सिक्योरिटी का मामला है, मगर एप्लीकेंट्स इतने रात भर जमे रहे, 1 बजे रात तक एप्लीकेंट्स थाने में बने रहे। उनका कहना था कि रात में ही लॉकर चेक कराया जाए, जो सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है कि 9 से 5 के बीच बैंक होता है, लेकिन वो रात में लॉकर चेक कराने की बात कर रहे थे। उसके बाद से अब थाने में भी फोर्स को डिप्लॉय कर दिया गया। जी ठीक है अमित, इसके साथ ही एसआईटी को जांच अब सौंपी गई है। एसआईटी की ओर से अभी तक जांच में कुछ निकलकर सामने आया हो? देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि डीसीपी पूर्वी के नेतृत्व में कोतवाली के जो प्रभारी हैं, कानपुर कोतवाली के जो प्रभारी हैं, उनको इसकी जांच दी गई और 7 दिन के अंदर रिपोर्ट सबमिट करनी है, यानी परसों ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है। इन सब के बीच क्राइम ब्रांच ने भी कल अपनी जांच शुरू की। अभी ये सेंट्रल बैंक की जांच शुरू ही हो रही थी या सेंट्रल बैंक की जांच पे पूछताछ का दौर चल रहा था। यहां तक कि बैंक के कर्मचारियों से कहा था वो छुट्टी नहीं देंगे, मगर फीलखाना थाना क्षेत्र के दूसरे बैंक, यानी एक सेंट्रल बैंक और एक बैंक ऑफ इंडिया के एक लॉकर से अब उसके बाद से जैसे जैसे खबर फैल रही है वैसे वैसे लोग थाने की तरफ ना रुक रहे हैं। बिल्कुल, अब और लोग भी यहाँ पर पहुंचेंगे और लोग भी जिन्होंने बैंकों में ये गहने रखवाए हुए हैं वो भी अपने गहने देखने के लिए पहुंचेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। यूपी की जेलों की अब बात करते हैं। महामृत्युंजय और गायत्री मंत्र अब बजेगा जेलों में। जेलों में बंद कैदियों की मानसिक शांति के लिए ये मंत्र बजाए जाएंगे। जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने इसको लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं। तो यूपी की जेलों में अब धार्मिक प्रवचन भी सुनने को मिलेगा। महामृत्युंजय जाप और इसके साथ ही गायत्री मंत्र भी बजेगा। यूपी की जेलों में मानसिक शांति के लिए ये मंत्र यहां पर बजेंगे ताकि मानसिक शांति जो कि जेलों में कैदियों में बनी रहे और कैदियों की मानसिक शांति की एक कोशिश के तौर पर इसे देखा जा रहा है। जेल मंत्री धर्मवीर की ओर से ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने निर्देश जारी किए। तो कैदियों की मानसिक शांति की ये कोशिश है। ऋषभ मणि फोन लाइन पर मौजूद है ज्यादा जानकारी के लिए। ऋषभ, अब एक कोशिश की जा रही है कि जो कैदी जेलों में बंद हैं उनकी मानसिक शांति हो सके, क्या कुछ रहेगा इसमें, किस तरह की कोशिशें रहेंगी? देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर हम जेलों की बात कर लें तो जेलें सारी ओवर क्राउडिंग का शिकार हैं। अपनी क्षमता से 2 गुने, 2.5 गुने, 3 गुने तक कैदी यूपी की जेलों में हैं
उनको मानसिक रूप से स्वस्थ रखना जेलों के प्रशासन के लिए एक चुनौती होता है। योगी पार्टू सरकार में नए जेल मंत्री बने धर्मवीर प्रजापति ने हाल ही में जेल कारागार विभाग की एक बैठक ली थी। उसमें उन्होंने ऐसे निर्देश दिए हैं कि जेलों में गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय जाप और तमाम धार्मिक प्रवचन है उनका प्रसारण किया जाना चाहिए ताकि जी कैदी है वो बिल्कुल ये भी कह सकते हैं कि अब मानसिक शांति जो है कैदियों में बनी रहेगी और अपराध से भी वो बच पाएंगे कि भविष्य में कोई अपराध ना करें। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो यूपी की जेलों में धार्मिक प्रवचन अब सुनने को मिलेगा और धार्मिक प्रवचन का ऑडियो प्रसारण होगा। जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति की ओर से निर्देश दे दिए गए हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। यूपी टेट यानी कि उत्तर प्रदेश टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट का आज परिणाम आने वाला है। हालांकि इस परीक्षा का आंसर शीट एक दिन पहले ही यानी कि गुरुवार को ही जारी कर दिया गया है, जो कि 22 अप्रैल तक साइट रहेगी और आज दोपहर बाद टेट परीक्षा का परिणाम भी जारी कर दिया जाएगा। टेट 2021 परीक्षा के लिए कुल 21,65,179 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिसमें प्राथमिक स्तर की परीक्षा में 12,91,627 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इनमें 10,73,302 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा के लिए 8,73,552 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। इनमें से 7,48,810 अभ्यर्थियों ने इम्तिहान दिया। तो टेट परीक्षा 2021 28 नवंबर को थी, लेकिन पेपर लीक हो जाने के चलते इसे निरस्त कर दिया गया था और दोबारा से 23 जनवरी 2022 में इसे कराया गया। तो आखिर रिजल्ट कैसे देखें वो भी लगातार हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर जानकारी दे रहे हैं। आज दोपहर बाद रिजल्ट जारी होना है, तो आप वेबसाइट पर जाकर दोपहर बाद रिजल्ट देख सकते हैं। और वेबसाइट क्या है वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। updeled.government.in पर जाकर आप रिजल्ट देख सकते हैं। रोल नंबर और पासवर्ड से आपको लॉगिन करना होगा। रिजल्ट डाउनलोड आप कर सकते हैं, प्रिंट आउट उसका ले सकते हैं और आंसर शीट गुरुवार को ही जारी कर दी गई है। तो पहले भी आप देख सकते हैं कि आपने कौन से आंसर सही किए हैं। और यूपी टेट के लिए क्वालिफाइंग की भी बात कर लेते हैं। कुल 150 अंकों की टेट परीक्षा रही। न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स जरूरी है। सामान्य के लिए जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए 90 अंक लाना जरूरी होगा। SC ST वर्ग के लिए न्यूनतम अंक 82.5 है। चलिए जौनपुर से बड़ी खबर आ रही है। तेज रफ्तार स्कूल वैन पलटी है और हादसे में वैन में सवार 5 बच्चे घायल हो गए हैं। घटना के बाद वैन ड्राइवर मौके से फरार हो गया है और वैन में 15 बच्चे और 2 टीचर सवार थे। घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। गौरा बादशाहपुर थाना इलाके की यह घटना आपको बता रही है, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। गोंडा में एक कार में लड़की का शव मिला है। आशाराम आश्रम के अंदर खड़ी कार में लाश मिली है। 4 दिन से लड़की का शव यहां पर लड़की यानी कि लापता थी और अब शव बरामद हुआ है और उसके बाद हड़कंप मच गया है। हत्या कर शव को छिपाए जाने की आशंका जताई जा रही है। गोंडा शहर कोतवाली क्षेत्र के बेमौर गांव का ये मामला आपको हम बता रहे हैं। तो अपने आप में कई सवाल ये खड़े करता है कि आखिरकार जो लड़की 4 दिन से गायब थी, उसके बाद उसका शव यहाँ से मिलता है, तो क्या उसकी हत्या पहले की गई, उसके बाद शव को यहाँ छुपाया गया? और ये जो आश्रम है आशाराम आश्रम, ये भी सवालों के घेरे में है। वाराणसी के सिगरा में इंग्लिशिया लाइन स्थित अन्नपूर्णा ग्रैंडियर अपार्टमेंट के 4थे फ्लोर में भीषण आग लग गई। रात को आग लगी और सुरक्षा मानकों की पूरी पोल खोल कर रख दी। आग को बुझाने में फायर ब्रिगेड की 12 दमकल की गाड़ियां लगाई गई। वहीं मेरठ के थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र के पोडीवाड़ा में देर रात अचानक टेंट के गोदाम में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके बाद गोदाम में रखा टेंट का सारा सामान जलकर राख हो गया। 2 तस्वीरें आपके सामने, वाराणसी और मेरठ दोनों जगहों पर आग लगने की घटनाएं सामने आई। अब और आपको तस्वीरें दिखाते हैं आग के तांडव की। पहली तस्वीर दिखाएंगे आपको जौनपुर की, जहां पर शॉर्ट सर्किट से कपड़े की 2 दुकानों में आग लग गई।
शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के गुप्ता गली की घटना है। उन्नाव में कानपुर लखनऊ हाईवे पर खड़े ट्रक से टकराने के बाद ट्रक आग का गोला बन गया। टक्कर के बाद शॉर्ट सर्किट से ट्रक में आग लगी है। भीषण आग लगने का ये मामला सामने आया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कल एमएलसी चुनाव के लिए मतदान होगा। कुल 36 सीटों पर चुनाव हो रहा है, जिनमें से 9 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों का निर्विरोध निर्वाचन होगा। वहीं 27 सीटों पर वोटिंग होगी। कल शाम को 4 बजे चुनाव प्रचार थम गया और 12 अप्रैल को चुनाव के परिणाम आएंगे। तो 12 अप्रैल को मतगणना होगी। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधे तौर पर मुकाबला एमएलसी चुनाव में रहने वाला है। वर्तमान में बीजेपी के जो सदस्य हैं वो भी हमने आपको बताए और 12 अप्रैल को चुनाव के नतीजे आने हैं। तो यूपी में एमएलसी चुनाव होने हैं। 27 विधान परिषद सीटों पर चुनाव होने हैं। 36 सीटें खाली हुई थी। 9 सीटों पर बीजेपी ने निर्विरोध ये चुनाव जीत लिया है। 27 सीटों पर 9 अप्रैल को वोटिंग होनी है। 12 अप्रैल को चुनाव के नतीजे आएंगे। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधे तौर पर मुकाबला है। अनामिका फोन लाइन पर मौजूद है ज्यादा जानकारी के साथ। अनामिका, कल एमएलसी चुनाव के लिए मतदान होना है, उसके बाद 12 अप्रैल को नतीजे आएंगे। दोनों ही पार्टियों की तैयारी कैसी है? देखिए, बड़ी बात यह है कि कल इसको लेके मतदान होना है, 12 को काउंटिंग होनी है और प्रचार थम चुका है। 9 अप्रैल को तमाम जो विधायक है वो अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे वोट डालने के लिए। कल खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर में सुबह 9 बजे वोट डालने के लिए जाएंगे। बड़ी बात यह है कि माना यह जाता है कि जिसकी सरकार होती है एमएलसी चुनाव में उस पार्टी को फायदा होता है और अब तक का इतिहास भी यही रहा है। हालांकि इस बार अगर देखा जाए तो अब तक बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर निर्विरोध तरीके से बीजेपी को वहां फायदा होता दिखाई दे रहा है। कुछ सीटों पर बीजेपी के जो जीत का रास्ता है वो साफ हो गया है, लेकिन फिर भी कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पे तगड़ा मुकाबला दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी की ओर से अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव ने खुद इसकी कमान संभाली, वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो वही बीजेपी की ओर से, संगठन की ओर से प्रयास ये किया जा रहा है कि जो जहां पर लड़ाई है उसको एक तरफा बनाया जाए और जिस तरीके से चुनाव है, इस चुनाव में भी विधानसभा के चुनाव के बाद एमएलसी के चुनाव में भी जो है बीजेपी का झंडा बुलंद हो, लिहाजा प्रयास। बिल्कुल, बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि यहाँ पर बहुमत मिल सके और अपने वर्चस्व की लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ती नजर आएगी। बहुत शुक्रिया अनामिका आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और अगली खबर, बाबा रामदेव की कंपनी रुचि सोया के नए शेयर आज स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो गए हैं। इस मौके पर बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण मौजूद रहे और घंटा बजाकर रस्म इन्होंने अदा की है। कंपनी के शेयरों को लेकर मार्केट का रुझान पहले से ही पॉजिटिव बना हुआ है, तभी इसके लिस्ट होने से पहले ही इसका मार्केट प्रीमियम डबल से ज्यादा हो गया है। मुझे याद है आज से कुछ दिन पहले, किस दिन हमने जो है प्राइज बैंड अनाउंस किया था, क्या तारीख थी? 21 क्या मार्च, हाँ किसी ने फरवरी बोला, मैंने कहा ज्यादा पीछे चले गए। तो 21 मार्च को जब प्राइज बैंड अनाउंस किया था तो हमारे मित्र पूछ रहे थे कि व्हाट इज द विजन ऑफ रुचि सोया एंड पतंजलि। तो मैंने बोला था रुचि सोया इज नॉट ओनली एडिबल कंपनी, दिस इज नॉट ओनली ए कमोडिटी कंपनी, वी हैव स्ट्रॉन्ग न्यूट्रास्यूटिकल ब्रांड्स, वी हैव फूड ब्रांड्स and we have the vision of self-sustainable India in edible oil palm plantation. और इसी बीच लखनऊ से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अधिकारियों को सीएम योगी ने सख्त निर्देश दे दिए हैं कि गरीबों की झोपड़ी पर बुलडोजर नहीं चलेगा। गरीबों की दुकानों पर बुलडोजर बिल्कुल नहीं चलेगा, ना ही गरीबों की झोपड़ी पर चलेगा, गरीबों की दुकानों पर बुलडोजर नहीं चलेगा। ये सख्त निर्देश यहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। हालांकि हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि जब से दोबारा सरकार बनी है तब से ही लगातार बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। हालांकि इससे पहले भी इस तरह की कार्रवाई जारी थी। अनामिका फोनलाइन पर मौजूद है ज्यादा जानकारी के साथ।
अनामिका, एक बड़ी बात यहाँ पर सीएम योगी ने कही है, एक सख्त निर्देश जो दिए गए हैं कि गरीबों की झोपड़ी पर बुलडोजर नहीं चलेगा। देखिए, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सत्ता में वापसी के साथ ही बुलडोजर की जो स्पीड है वो और तेज हो गई है। प्रदेश के आधे से ज्यादा जिले ऐसे हैं जहां पर लगातार बुलडोजर चल रहा है। अवैध कब्जे जो है, अवैध बिल्डिंग जो है, उन पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारियों को, अफसरों को साफ निर्देश इस बात के भी दिए हैं कि जो बुलडोजर है वो सिर्फ और सिर्फ अवैध कब्जा करने वाले लोगों पर चले, अवैध बिल्डिंगों पर चले, लेकिन गरीबों की झोपड़ी पर बुलडोजर न चले। अगर किसी गरीब की झोपड़ी है, छोटी सी दुकान है, या फिर गरीब आदमी है, उसकी कब्जे पर, या माफ कीजिएगा, उसकी अगर जो उसने कुछ निर्माण कार्य करवा रखा है तो उस पर कोई बुलडोजर न चलाया जाए। इससे गरीबों को राहत दी जाए और सिर्फ जो अवैध कब्जा करने वाले लोग हैं, ब्लैकलिस्टेड अपराधी हैं, शातिर अपराधी हैं, उनके ही अवैध कब्जे पे, अवैध बिल्डिंग पे बुलडोजर चले, ताकि इससे प्रदेश में बड़ा संदेश जाए और अपराधियों की आर्थिक कमर टूटे। क्योंकि कुछ दिनों से ऐसी खबरें आ रही थी कि कुछ जगहों पर कार्रवाई के नाम पर कुछ लोगों को परेशान किया गया और कुछ लोगों की शिकायत भी अपने विधायकों से की गई, अफसरों से की गई। इसके बाद से मुख्यमंत्री ने आज ये निर्देश दिए हैं कि जो बुलडोजर की स्पीड है वो बरकरार रहेगी, बशर्ते किसी भी गरीब के निर्माण पे बुलडोजर न चले, सिर्फ और सिर्फ माफियाओं पर, अवैध कब्जा करने वाले लोगों पर ही बुलडोजर चले। बुलंदशहर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक बाइक सवार के साथ एक कोबरा सांप करीबन 5 किलोमीटर दूर तक यात्रा करता रहा और उसने बाइक सवार को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हालांकि बाइक सवार की नजर सांप पर पड़ने के बाद उसके होश फाख्ता हो गए और वो बाइक छोड़कर दूर भाग खड़ा हुआ। लोगों ने सांप को जंगल ले जाकर छोड़ दिया। तो बाइक में कोबरा सांप निकला है। सांप के साथ 5 किलोमीटर का सफर तय किया, लेकिन कोई नुकसान इस सांप ने नहीं पहुंचाया। लेकिन बाइक सवार बाद में सांप को देखते ही भाग गया। सीएम योगी ने ट्वीट करके लिखा कि हर गरीब के अपना घर, पक्का घर का सपना आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में सतत साकार हो रहा है। मूलभूत सुविधाओं से युक्त घर उपलब्ध कराने हेतु देश में पीएम आवास योजना के अंतर्गत 3 करोड़ से अधिक घरों का निर्माण अंत्योदय की दिशा में बढ़ा है और ये महत्वपूर्ण कदम है। सभी को बधाई, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट में लिखा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी रहेंगी।